अभी हम एक बात करते हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कई बार हमने सुना है, देखा है, कई वकीलों में ये एक गैर समझ फैला हुआ है कि सेक्शन 9 लगाने से उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मेरे दोस्तों, जब से मैं ये पुरुष हक संरक्षण समिति में, ये मेंस राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन में हम काम करते हैं, तो पहली सलाह हम यही देते हैं कि सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आपको फाइल करना है। हम एक तरफ बात करते हैं कि हमारी भारतीय कुटुंब संस्था, पारिवारिक संस्था उद्ध्वस्त होने से हमें बचाना है। अगर पहली शादी टूट जाए, दूसरी शादी करेंगे तो दूसरी वाइफ कैसी मिलेगी ये भी हमें पता नहीं, हम बता नहीं सकते। तो पहली को भी हम थोड़ा सा मान मरोड़ के हमारे पास रख सकते हैं। अगर नहीं रखना है तो वो अलग बात है। लेकिन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अगर आप चाहते भी नहीं उसको रखने के लिए, लेकिन आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कोर्ट में फाइल करो, दाखिल करो, और उसको बीच में ही विड्रॉ मत करो। अगर वो फाइनली स्टेज तक आप उसको चलाएंगे और फाइनली उसकी डिक्री और जजमेंट आपके फेवर में हो जाता है, तो इसका फ़ायदा आपको ही होगा। जैसे कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री हस्बैंड के फेवर में हुई है, यानी कि पत्नी को डायरेक्शन दिया है कि 30 डेज में या 60 डेज में पति के यहाँ रहने के लिए, वो जो अपना विवाह दाम्पत्य अधिकार प्रस्थापित करने के लिए जाना है, अगर वो 30 डेज या 60 डेज में, जैसा कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें वो नहीं जाती है, तो आपको सेक्शन 9 के जजमेंट डिक्री के बाद आपको उसमें एग्जीक्यूशन लगाना है। एग्जीक्यूशन में भी आपको ऑर्डर 21 रूल 32 के 31 के तहत आप एप्लीकेशन मूव करेंगे। उसमें आपका जो कॉम्पेंसेशन है वो मांग सकते हैं। अगर पत्नी कमाने वाली है, नौकरी सर्विस करने वाली है, तो उसको देना पड़ेगा। ऐसे भी केसेस हुए हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, ऐसे केस लॉज है कि अगर सेक्शन 9 में डिक्री हस्बैंड के फेवर में होती है तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और अल्टरनेटिवली आपको ऑप्शन भी आगे रहता है कि आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अगर डिवोर्स फाइल कर सकते हैं तो आपको इजीली डिवोर्स भी मिल जाएगा। लेकिन सेक्शन 9 को लेकर कई वकीलों के ओपिनियन में जो फ़र्क है, तो उसका हमें फ़ायदा ही होगा। अगर डायरेक्टली हम डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो हमारा जो इंटेंशन है वो कोर्ट को भी समझ में आता है, और जो आपकी वाइफ है, वाइफ को भी समझ में आता है, और जो उसके वकील है उनको भी समझ में आता है कि आपको उसको रखना नहीं है। अगर क्यों ना आपको उसको रखना नहीं है तो भी आप सेक्शन 9 का केस दाखिल करो। अगर सेक्शन 9 का भी केस हो जाता है, डिवोर्स का भी हो जाता है, तो 90% केसेस में समझौता हो जाता है। तो अगर समझौता डिवोर्स केस में हो जाता है, तो अगर आप डिवोर्स मांगते हैं तो उसमें अगर सुलह हो जाता है, काउंसलिंग हो जाता है, समझौता हो जाता है, तो बड़ी रकम आपको देनी पड़ती है। लेकिन अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आपने दाखिल किया है, आपके फेवर में जजमेंट डिक्री है, आपका एग्जीक्यूशन भी आपके फेवर में हुआ है, तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं तो तुम्हें रखना चाहता हूँ, रखने के लिए तैयार हूँ, वैसे मेरा कोर्ट में केस है, कोर्ट का ऑर्डर जजमेंट है, वैसा एग्जीक्यूशन है, वो भी एग्जीक्यूशन में मेरे फेवर में ऑर्डर हुई है, मैं तुमको रखने के लिए तैयार हूँ। वही खुद ही बोलेगी कि मुझे नहीं रहना है, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आपका मेंटेनेंस भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये सेक्शन 9 का जो जादू जो है वो आपको आजमाना है और उसका फ़ायदा आपको करके लेना है। अगर पत्नी एडल्ट्री में रहती है या उसने खुद मेंटेनेंस का राइट स्वेच्छा से छोड़ दिया है, या वह खुद कमाती है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि पहले जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रकम दिए जाने का प्रावधान कानून में बताया है कि जैसे कि पहला 500 रुपया हर माह देने का प्रावधान था, उसके बाद 1500 रुपये देना है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखकर वो जो 1500 रुपये का जो लिमिटेशन था वो अभी निकाल दिया है कि माननीय जज को, कोर्ट को ये डिस्क्रिशनरी पावर्स दी है कि अगर आपको लगे कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइफ का भी अच्छा है, हस्बैंड का भी अच्छा है, तो 1500 के अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम भी देने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर
125 में फाइनल जजमेंट हो जाता है, फाइनल जजमेंट हो जाता है, तब फाइनल जजमेंट के साथ में जब से वाइफ ने एप्लीकेशन लगाया है तब से वो मेंटेनेंस का ऑर्डर देना है, ऐसी ऑर्डर होती है। कई रेयरली केस में ऐसा होता है कि डेट ऑफ ऑर्डर, लेकिन ज़्यादा से केस में डेट ऑफ एप्लीकेशन ऐसी ऑर्डर होती है। लेकिन कौन सी भी ऑर्डर हो, डेट ऑफ एप्लीकेशन हो या डेट ऑफ ऑर्डर हो, तो वाइफ को 1 साल के अंदर उसका रिकवरी एप्लीकेशन कोर्ट में लगाना है 125(3) के तहत। अगर आपको 125(3) की नोटिस भी आएगी, अगर कोर्ट में आप पेश हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं और उसके बाद आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तो आपको सजा देने का प्रावधान, आपको कारावास में भेजने का प्रावधान माननीय जज साहब को है। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा, 1 साल 6 महीना, 1 साल 5 महीने, 1 साल 4 महीने या 2 साल के बाद उसने, वाइफ ने रिकवरी का एप्लीकेशन फाइल किया है, दाखिल किया है, तो अगर आप उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं कि ये जजमेंट होने के बाद 1 साल के अंदर ही इसको ये करना है, इसने 2 साल के लिए ये एप्लीकेशन किया है मेंटेनेंस रिकवरी का, तो जो 2 साल में से 1 साल का जो बढ़ाकर उसने डिले किया है, तो उसका आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इस पर भी माननीय हाई कोर्ट बॉम्बे के केस लॉज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉज भी ऐसा है कि अगर वाइफ सेपरेट एप्लीकेशन करती है तो ये उसमें एप्लीकेबल है। लेकिन अभी जो ये अबला वाइफ होती है, पत्नियां होती है, तो उनको जो उनका पहला एप्लीकेशन रिकवरी का होता है उसमें अमेंडमेंट करने का उनको राइट दिया है। अगर वो अमेंडमेंट करती है, तो अगर वो 2 साल के 3 साल के बाद भी करती है तो वो एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि ये सब कानून महिलाओं की फेवर में ही ज़्यादा है, तो उनके ही पक्ष में ये सब नियम बने हुए हैं, ऐसा हम सबको लगता है। जैसे कि अगर आपने कोर्ट में 125 का केस चलते समय जो आपने WS दे दिया है और WS आपने फाइल किया है, दाखिल किया है, और उसके बाद वाइफ के कुछ प्रूफ्स आपको मिले हैं, तो उसमें आपको अमेंडमेंट करना है, यानी कि दुरुस्ती करना है। जो कुछ भी आपको एविडेंस एक्स्ट्रा मिले हैं वो एविडेंस आप उसमें ऐड करने के लिए आपको CPC ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत आपको वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करना है। आप अमेंडमेंट उसमें मांग सकते हैं और जो कुछ भी प्रूफ्स है आपको जो बाद में मिले हैं WS फाइल करने के बाद, वो भी आप उस कोर्ट की परमिशन से कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर 125 के केस में वाइफ ने झूठा बयान, झूठे एलिगेशन दिए हैं, लगाए हैं या झूठे एविडेंस फाइल किए हैं, तो आप CRPC धारा 340 और CRPC धारा 195 के मदद से आप परजुरी का केस उसके अगेंस्ट में सेम कोर्ट में भी लगा सकते हैं या अलग कोर्ट में भी लगा सकते हैं। वो जो अभी धारा 340 का जो एप्लीकेशन है, तो वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर 340 का एप्लीकेशन बीच में आता है तो पहले वो डिसाइड करना है और बाद में 125 का रहेगा या DV का। जिस केस में DV के हो या 498 के हो या 125 के हो या कौन से भी डिवोर्स के केस में हो, जिसमें आपने ये 340 का एप्लीकेशन लगाया है, आवेदन दिया है, तो पहला वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वो भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल सकता है। जैसे कि इंटीरियर मेंटेनेंस का ऑर्डर जब हो जाएगा भरण पोषण का, और आप पैसे भरते हैं, पैसे देने शुरुआत करते हैं, और अगर पत्नी बीच में ही वो 125 का केस विड्रॉ करती है, तो आपने जितने पैसे भरे हैं वो आप फिर सिविल प्रोसीजर के तहत आप वो पैसा मांगने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और उसके बाद के पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब पत्नी झूठी बातें या गलत बातें कोर्ट में बताती है या
झूठी प्रूफ्स देके उसके फेवर में ऑर्डर पारित करके लेती है, तो उसके अगेंस्ट में हम, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 340 के तहत हम क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट में कर सकते हैं। आपका जो WS जो होगा, तो उसमें उसके साथ आपको, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ इतने सालों में, हमने देखा है कि WS जब हम फाइल करते हैं तब हमें कोई एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं करने हैं। हमारा जब WS कोर्ट में फाइल होगा, उसके बाद वाइफ का एविडेंस एफिडेविट आएगा। एविडेंस एफिडेविट के साथ वो क्या क्या पेपर्स कोर्ट में दाखिल करती है, फाइल करती है, वो आपको देखने हैं। उसके जो एविडेंस एफिडेविट में जो कुछ भी है, उस पर आपको निर्भर होकर या आपके वकील को उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन लेनी है। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत लेंदी करनी है, ऐसा नहीं है। जो भी उसने एलिगेशंस किए हैं, वो एलिगेशन का खंडन आपने आपके WS में यानी कि जवाब में किया है, उसको लेकर, और जो आपके पास जो प्रूफ्स है जो आप WS देते समय कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो उसकी मदद लेकर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है कि वाइफ को झूठ बोलने के लिए आपको प्रवृत्त करना है। और अगर वो झूठ बोलती है कि ऐसा ऐसा नहीं है, वैसा ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मेरा एक पक्षकार है, वो रहता है पूना में, सर्विस करता था बैंगलोर में। जब ये पति बैंगलोर में था, तब ये पूना से उसके मायके चली गई बॉम्बे में, और बॉम्बे में चले जाने के बाद उसने 125 का केस लगाया, DV का लगाया, 498 का लगाया, और वो तीनों केस में उसने एक ही स्टोरी बता दी कि मुझे मेरे पति ने, मेरे जेठ ने और मेरी सास ने मुझे घर से मार मार के, मुझे धक्का दे के निकाल दिया। अगर ये बात सच है तो हमारे पास ऐसे प्रूफ्स थे कि ये जो पति है, जब वो बैंगलोर में काम करता था, नौकरी करता था, और जिस दिन ये वाइफ उसके मैके चली गई पूना से बॉम्बे, तब ये पति बैंगलोर में होने की वजह से पूना में नहीं था। वाइफ ने तो झूठे एलिगेशंस कोर्ट में लगाए हैं। जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो हमने उसको पूछा कि आपके पति ने, देवर ने आपको कभी मारा पीटा नहीं? जब आप पूना से बॉम्बे आई तब आपके पति देवर वहाँ पे नहीं थे। तो वो बोली कि ये सब झूठ है, सब लोग वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे मार के वहाँ से निकाल दिया, भगा दिया। तो हमारे पास जो हमारा जो पक्षकार था, तो वो बैंगलोर में था। जिस दिन वो पूना से बॉम्बे गई, उस दिन वो दोपहर को अपने मायके चली गई, और उसी दिन रात को 12 साढ़े 12 बजे हमारा जो पक्षकार था वो बैंगलोर से पूना में आया था। वो मायके चली जाने के बाद आया था, और उसके जो बोर्डिंग पासेस थे एयरपोर्ट के, वो हमारे पास थे। जब हमने कोर्ट में वो दिखाए तो वो जो वाइफ है ना, उसका मुंह देखने लायक हुआ था। मैंने ये फॉर एग्जांपल के तौर पे बताया कि ऐसे बहुत से मामले हैं, आप बता सकते हैं कि जैसा आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आपको WS दाखिल करते समय आपको कुछ भी प्रूफ्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं। दूसरी बात है कि अगर 125 CRPC का जो फाइनल जजमेंट हो जाता है, अगर वो लोअर कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट में आप रिवीजन में जा सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर आपका 125 का जो मामला है, केस है, जो अगर वो फैमिली कोर्ट में होगा, तो आपको हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल करना पड़ेगा। ये जो जुरिस्डिक्शन है वो आप समझ लीजिए, वो देख लीजिए, इसमें गलत मत कीजिए।